अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त एक अजीब सियासी धुन में लिपटा हुआ है। हर तरफ नारे हैं, दावे हैं, इल्ज़ामात तो हैं, मगर सम कहीं दिखाई नहीं देती थी। सियासत खिदमत से ज़्यादा हिकमत अमली की जंग बन चुकी है और अवाम तमाशाई नहीं बल्कि इस खेल के असल मुतासरीन हैं। PTI की इंतशार की सियासत ने सियासी दर्जा हरारत को मुसलसल बुलंद रखा है। नजरियाती और अमली सियासत के बीच की खलीज बढ़ती जा रही है। सियासत अगर अना की जंग बनी रही तो नुकसान सिर्फ जमहूरियत का नहीं, पूरे मुआशरे का होगा। वक्त तकाजा कर रहा है कि सियासतदान जिद नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आज कौमी असम्बली ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की है। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश की। करारदाद की मंजूरी महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि रियासत अपनी बका, सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। बलूचिस्तान की सरजमीन पर जारी ऑपरेशन से भी ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्दी के अंधेरे जितने भी गहरे क्यों ना हों, रियासत की रिट इससे ज़्यादा मजबूत है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर ये आई है कि नेट बिलिंग का एक नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है, रेट भी कम कर दिया गया है। क्या वाकई ये सब्ज़ इनकलाब का अंजाम है? कल तक जिन्हें सोलर लगाने पर सराहा जा रहा था, आज उन्हीं सार्फिन को नेट बिलिंग के निज़ाम कम करने पर रेट की खबर सुना दी गई है। नेशनल ग्रिड को बेची गई बिजली के फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की कमी ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये उन हज़ारों घरों के हिसाब किताब पर कारी ज़र्ब है जिन्होंने महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आकर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हुकूमत खुद काबिल तजदीद तवानाई की हौसला अफजाई करती रही है, तो अब अचानक ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों आए? प्रोग्राम के आगाज़ में हम मुल्की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन आखिर कौमी एजेंडे पर संजीदगी क्यों नहीं दिखा रहे? क्या वजूहात हो सकती हैं? इस सब पे बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ डिस्कशन का। हुकूमत और अपोजिशन की अगर हम बात करें तो सर, कौमी एजेंडे पर आपको दोनों में से क्या कोई संजीदा नजर आ रहा है और कितना जरूरी है संजीदगी दिखाना और कौमी एजेंडे की खातिर एक पेज पे होना? देखिए, आप संजीदगी का मतलब मुझे समझ नहीं आया। अगर इसका मतलब ये है कि कोई चाहता है डिजायर्ड रिजल्ट निकले तो अपोजिशन चाहती है डिजायर्ड रिजल्ट निकले, हुकूमत नहीं चाहती। और अपोजिशन जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहती है वो निकल नहीं सकते, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि उनके कैदी को रहा किया जाए और इख्तियार दिलाया जाए। और हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो इस चक्कर में पड़े, वो मुज़ाकरात करे या कुछ बात को आगे बढ़ाए, और इसलिए सिर्फ इसलिए कि कुर्सी उनसे चली जाए और अपोजिशन जीत जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक पूरी जो दोनों की अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तरीका है, वो कोई किसी किस्म के इत्तेहाद की तरफ, किसी किस्म की मुफाहमत की तरफ इशारे नहीं करता। सिर्फ ये इशारे करता है कि जरा बात ठंडी हो जाएगी, ये जो आग लगी हुई है उसमें नरमी पैदा हो जाएगी। ये तो किया जा सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई ये तवक्को करे कि हुकूमत इख्तियार छोड़ देगी, या अपोजिशन ये तवक्को करे कि हुकूमत जो है उसकी बात मान लेगी। यानी बात सिर्फ इतनी तो नहीं है कि कैदी नंबर 804 के क्या है उससे मुलाकात कराई जाए। अगर ये बात होती तो कब की हो चुकी होती। बात यह है कि उसको रहा किया जाए, रहा करके उनके साथियों को भी रहा किया जाए और उसके साथ उसको इख्तियार वापस दिया जाए। और ये जरा मुश्किल बात है, और ऐसी बात है कि ये डू एंड डाई का मसला है, खास तौर पर इस सिनेरियो में जो इस वक्त मौजूद है उसमें ये डू एंड डाई का मसला है, इसलिए ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है मोहसिन बेग साहब, अगर हम बात करें डेवलपमेंट्स की, तो सुहेल आफरीदी की जब बात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा। उसके बाद से र्यूमर्स ये भी आए कि हुकूमत के पास एक ऑफ़र तैयार है जो वो अपोजिशन को पेश करेगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी जाएगी, लेकिन वो चहमगोइयाँ भी दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल थी वो भी नाकाम ही हुई अपेरेंटली, तो और उसके बाद इनकी क्या आगे की हिकमत अमली है, और क्या दोनों तरफ से आपको संजीदगी लगती है कौमी एजेंडे पर एक पेज पर होने के लिए?
बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो हमने ये डिफाइन करना है कि हमारा कौमी एजेंडा है क्या। अगर तो कौमी एजेंडा हमारा है इस मुल्क में जो जो रियल मैंने ट्रबल है वो है दहशतगर्दी है, हमारी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तो शायद कोई अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो उनकी मुलाकात है वो मैं समझता हूँ रेलिवेंट ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए सियासत इस नैश पे पहुंच गई हुई है। मैं तो हैरान हूँ टीवी के ऊपर इतनी बहस वो पीटीआई की छोटी छोटी बातों पे करते हैं। देखिए एजेंडा ये नहीं है, कौमी एजेंडा जरा डिफरेंट है। उसके लिए सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क आगे कैसे लेके जाया जाएगा। इसके बहुत सारे मसाइल इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली और इकोनॉमी के हैं। जो रियल मसला है देखिए उसके ऊपर अगर अपोजिशन या गवर्नमेंट मिल बैठ के बात करें, अवाम की बात करें, रियासत की बात करें, तो समझ आती है। ये इनके जो मुतालबात हैं, अभी देखिए कल से वो मुलाकात उनके जी लॉयर्स जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी देख लें जाके। तो वो बिल्कुल बड़े मजे में, ऐसे तो लोग बाहर भी नहीं रहते, गरीब लोगों को वो खाना नहीं मिलता जो जेल में खाता है। तो मकसद ये है कि आप रियल एजेंडे पे आए। जो मसाइल हैं इस मुल्क के, दहशतगर्दी ने हिला के रख दिया इस मुल्क को। इंटरनेशनल जो हमारे रियासत के दुश्मन हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पे बात होनी चाहिए। ये सोशल इश्यूज जो हैं, हमारे जो इकॉनमी है, देखिए कल मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सोलर का जो किया गलत किया, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। वो एजेंडा होना चाहिए जिसमें अवाम और रियासत का फायदा हो। तो ये पर्सनली अपनी जात को लेके एक एक बंदा बैठ के बात करता है, तो वो तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आप सजाद मीर साहब, अगर हम बात करें सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात हुई पानी पीटीआई से, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उन्हें मुकर्रर किया गया और कहा गया कि बताएं कि उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी है। ये जो एक मुलाकात 3 घंटे हुई है सर, ये क्या एक डेवलपमेंट आप समझते हैं कि है? नहीं, ये तो एक देखें, उन्होंने मुलाकात तो होनी थी 8 फरवरी के बाद। अब मुलाकात कौन करे, कैसे करे, बहुत मोहतात मुलाकात हो, जो आपके फालतू बातें ना करें, फजूल बातें नहीं करें। उन्हें ये आदमी माकूल मुकर्रर नजर आया, इसकी मुलाकात करा दी। सही। और ये कानून का तकाजा भी था कि एक उनके वकील की मुलाकात उनसे होती ताकि वो मुकदमा को आगे लेके बढ़ता। अब ये मुलाकात भी हो गई और एक इत्माम हुज्जत भी हो गया। तो इसलिए ये कोई खास बात नहीं, ये वो बातें हैं जो होती रहेंगी। लेकिन इससे कोई कौमी मकसद हासिल हो, कोई कौमी एजेंडा पूरा हो, कोई मामला तो आगे बढ़े, वो दिखाई नहीं देती। और ये बस मामला या तो स्टेटस को रहेगा और मामला इस तरह चलता रहेगा, या फिर मामला कोलैप्स करेगा। अगर दूसरी सूरत पैदा होती है, और तीसरी सूरत मुझे दिखाई देती नहीं है। और यही अच्छा नजर आता है। अगर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एजेंडा हमारा होना क्या चाहिए और हमारे चैलेंजेस क्या हैं, तो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा इस वक्त दहशतगर्दी का चैलेंज है, जिससे हम निमट भी रहे हैं। और अगर हम पाक फ़ौज की बात करें तो हमारे बहादुर जवान जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज जो कौमी असम्बली ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की है, सर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए ये जो सियासी चपकलिश है, ये कितनी बड़ी रुकावट हो सकती है? करारदादें हम पास करते रहते हैं, और अजहरी साहब के बारे में मैं कोई ज्यादा अच्छी राय नहीं रखता, और बल्कि बहुत ही यकसुई के साथ अच्छी राय नहीं रखता। सिर्फ यही नहीं कि उनके बयानात जो हैं वो मशकूक चले आते हैं, बल्कि ये है कि उनके वालिद साहब भी तो थे, वो बलोची गांधी कहलाते थे। और उनका रवैया हमेशा एक खास तरह से इस तरह का रहा है कि जो बिल्कुल एक नेशनलिटी के लिए ही अब भी वो काम करते हैं। आज भी उन्होंने जो बात की वो किया पख्तूनों की, अफगानों की बात की। वो पख्तूनों की बात नहीं करते, अफगानों की बात भी करते हैं। तो वो जो ये झंडा लेके चलते हैं, ये तो चलने वाला नहीं है। और इस झंडे के साथ आप कौमी मुफाहमत की बात करें और कहें कि मैं वो लेके आगे बढ़ूंगा, तो ये चादर लेकर आप बुक्कल मार के आप अगर बनना चाहते हैं बड़े दानिशवर किस्म के, तो वो नहीं बात की बनती नजर आती। तो मेरे ख्याल में मैं तो पहले दिन से जब उनको ये काम सौंपा गया है, इसका कोई नजर नहीं आता। और बलूचिस्तान की ये लीडरशिप है वो अब मायूस होती हुई नजर आती है,
अब मैंगल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। जी जी। और हालांकि मैंगल की भी एक तारीख है कि वो जब मुफ्ती साहब को शहीद किया गया तो गालिबन वो इस इंतजार में थे कि गोया अब उनकी बारी आ गई है, मैंगलों की बारी आ गई है। एक और उसके बाद इनका लहजे भी बड़े अजीब हो गए थे। भाई इसका पहाड़ों पर चढ़ा हुआ है, यहाँ इंडिया का बिल्कुल एजेंट बन के काम कर रहा है। तो ये सारी सूरत ऐसी है जहाँ हमने जो एक जंग का सीधा तरीका इख्तियार किया हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, वही कामयाब है और वही कारगर है। सही। मोहसिन बेग साहब, ऑपरेशन की हम बात करें, लेकिन ऑपरेशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बड़ी मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है। फैसल वावडा ने बड़ा एक सीरियस बयान दिया है और फैसल वावडा जो बयान देते हैं, जो खबर देते हैं, वो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। आज उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, 500 से 5000 सियासतदानों को सजा देंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पर सियासत की तो दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। सर, एक तो ऑपरेशन कितना नागुज़ीर है और जो मुखालिफत की जाती है, और फिर फैसल वावडा का ये बयान। देखें, वो उनके बयान पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो दहशतगर्दी, जिस तरीके से दहशतगर्द इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में और APK में, उससे तो ये लगता है कि ये सारी तंजीमें एक कोऑर्डिनेटेड अटैक इन्होंने लास्ट वीक जो किया एक ही साथ सारी तंजीमों ने मुख्तलिफ सिटीज में, तो उससे तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हुकूमत है, उसको तो चाहिए कि इनका एक भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम डिफेंसिव पे रहते हैं, हमारे लोग भी शहीद हो रहे, आम सिविलियन भी बेचारे शहीद हो रहे हैं, तो बेहतर यह है कि वंस फॉर ऑल इसका एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें, देखिए, ये काम दहशतगर्दी खाली सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के खिलाफ नहीं हो रही, वो उसमें हम सब लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारे बिजनेसमैन जो है वो परेशान है, लोग परेशान हैं। तो इसमें तो सबको शामिल होना है, वो सियासतदान हो या ना हो। और अगर रियासत ऑपरेशन करेगी, रियासती इदारे ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें अवाम का साथ होना बहुत जरूरी है। वो सपोर्ट उन अदारों को चाहिए। ये खाली अदारों के लिए जरूरी नहीं है, ये इस मुल्क के लिए जरूरी है, अवाम के लिए जरूरी है। तो उसमें तो ये कह देना कि जी कोई साथ देगा या नहीं देगा, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन वो दूसरी साइड पे खड़ा होगा जब ऑपरेशन हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ नहीं है, या रियासती इदारों के साथ नहीं है, आप दुश्मनों के साथ हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। नेचुरली दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो उनका कोई फैसिलिटेटर है जो उनको फैसिलिटेट करता है, तो वो ऐसी जगहों पे रह भी सकते हैं, छुप भी सकते हैं और वहां से मदद भी लेते हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। ये बल्कि मैं तो इस हद तक कहने के लिए तैयार हूं कि ये जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं दहशतगर्द, हमें उन कंट्रीज में भी ऑपरेट करना चाहिए। इंडिया ने 6 लोगों की शहादत पे बहाना बना के हम पे अटैक किया, तो हमारे तो लोग लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं। हमें ये लड़ाई हमें उनकी सरजमीन पे लेके जानी चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि ये दहशतगर्दी ने इस मुल्क हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं किया। लिहाजा और बड़ा अफसोस हुआ था जब सुहेल आफरीदी साहब ने हुकूमत से सवाल किया था कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो उसके सबूत मिलने चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात हो रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। बलूचिस्तान की जो गुज़िश्ता 3 बरसों की दहशतगर्दी की सूरत हाल है और सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसकी रिपोर्ट एक आई है। उसमें बताया गया है कि 2024 में 270 दहशतगर्द मारे गए, 2025 में ये तादाद बढ़कर 780 हो गई और 2026 के इब्तदाई अरसे में ही अब तक 282 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और कोई इलाका भी वहाँ पे नो गो एरिया नहीं रहा है। सर, ओवरऑल जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, आप कैसे रीड करते हैं उसको? देखिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो बहुत कोशिश कर रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, लेकिन मसला ये है कि खाली ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि उनकी
निशानदी की जाए, उनके मुकाबला किया जाए, उनका माइंडसेट चेंज किया जाए। अगर उनको कोई रियासत से, सही। रियासती इदारों से गिला है, तो वो देखिए बहुत बार गवर्नमेंट ने ऑफर की, हमारे रियासती इदारों ने ऑफर की कि बैठ के बात हो सकती है। हो सकता है कोई उनका जेन्युइन कंसर्न हो, उसको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप रियासत के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बगावत भी इस लेवल की कि जिसमें हमारे मुल्क के जो इंटरनेशनल दुश्मन है, आप उनकी गोद में जाके बैठ जाएं और वहां से ऑपरेशन शुरू कर दें। देखिए, रियासत के खिलाफ कोई भी हथियार नहीं उठा सकता। ये इट इज बिल्कुल अ बिल्कुल वेरी ठीक है मोहसिन बेग साहब, इंटरनेशनल आपका सिंपल लॉ। पॉइंट आ गया। अमीर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। बलूचिस्तान में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है जो रिपोर्ट बता रही है, जितने दहशतगर्दों को हमने हलाक किया, वहां पे जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये आज से नहीं चलता, बरसों से चल रहा है। और वो हमारी लेवी के सपुर्द है। कम से कम 2 कोर फौज के करीबन जो है वो लेवी की शक्ल में वहां मौजूद है। पुलिस के पास तो बहुत कम इलाका है, और बाकी उसके अलावा फौज जो काम करती है वो अलग करती है। ये ऑपरेशन अब जो अगर उसमें शिद्दत कहीं आई है तो इसलिए कि दहशतगर्द ज्यादा शदीद हुए हैं। उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेटेड तौर पर काम करना शुरू किया है, और हमने उनको हिट बैक इस तरह करना शुरू किया है कि कोई उनके लिए जाए पनाह ना हो। तो ऐसी सूरत में वो नजर आता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम यकीनन कुछ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे को इनसे पाक कर दें, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं मईशत का भी और आगे बढ़ने के भी, वो इस इलाके से तल्लक रखते हैं। और हम कुछ काम जहाँ करना चाहते हैं और इसके लिए चाहते हैं फजा साजगार। अच्छा मीर साहब, आपसे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जारी इंतशार है उसकी भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी उस हवाले से। सर, हम देख रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब कुछ कह रहे हैं, जुनेद अकबर कुछ कह रहे हैं, और इससे हट के फैसल वावडा जो र्यूमर्स फैला रहे हैं या वो जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंतशार है वो कैसे खत्म होगा? जब पार्टी ही एक पेज पर नहीं होगी तो पार्टी अपने लिए क्या करेगी, और बानी को बाहर निकालने के लिए ये क्या सीरियस एफर्ट्स करेंगी? पार्टी है ही नहीं दरअसल, अगर सच बोला जाए तो। और फैसल वावडा जो कहते हैं वही हमारे वजीर दफा ने भी कहा है कि रमजान से पहले ऑपरेशन हो सकता है, और उन्होंने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा है। लेकिन ये ऑपरेशन कहीं भी हो सकता है, और इस ऑपरेशन के नतीजे के तौर पर कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन का मतलब नहीं है कि फौज लेकर इलाके के इलाके का सफाया कर दिया जाए, यहाँ इलाकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि ऑपरेशन का मतलब ये है कि दुश्मन के खिलाफ या उन लोग जो हमें टारगेट करते हैं उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई किसी वक्त भी मुतवक्को है, किसी वक्त भी तवक्को की जा सकती है, ये शक्ल इख्तियार कर सकती है। मोहसिन बेग साहब, ये जो कार्रवाई जिसका ख्वाजा आसिफ साहब भी के जिक्र कर रहे हैं और हम फैसल वावडा की गुफ्तगू में भी इसका जिक्र सुन चुके हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या उनका लाहे अमल होना चाहिए? अगर ऑपरेशन होगा तो यकीनन वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होगा, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। तो सर, एक पेज पर अगर सूबा और वफाकी हुकूमत आ जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? और बार बार उन्हें दावत भी दी जाती है वज़ीर आज़म की तरफ से भी कि आप एक पेज पर हों, मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक पेज उनकी मेरे ख्याल में ये जो ऑपरेशन होगा हमारी एजेंसीज ने करना है और हमारे जो बाकी इदारे हैं, इसमें नेचुरली पब्लिक और जो सूबे की गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरी समझ से बाहर है, मेरी अकल नहीं समझ आता कि ये कैसे उस ऑपरेशन को अपोज कर सकते हैं जहां पे इतनी ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हो और पूरा इलाका हॉस्टेज हो। वो उन्हीं का प्रोविंस है जहां पे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। इनसे पूछें, ये बगैर सिक्योरिटी के कहीं पूरे सूबे में फिर सकते हैं, या सूबे के जो दूर दराज इलाके हैं वहां ये जा सकते हैं शाम के वक्त? तो ऐसा नहीं है। इनको देर या जल्द ये समझ आनी चाहिए कि ये जब तक आप इस नासूर से जान नहीं छुड़वाएंगे दहशतगर्दी से, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल इसकी वजह से पैदा हुए। लोग नकल मकानी करके गए, लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन वजूहात की वजह से आ नहीं रही।
और भी वजूहत हैं, लेकिन ये भी एक मेन वजह है जहां लोग इन्वेस्टर आते हुए डरते हैं, बिल्कुल ऐसे वो ही है। इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। तो ऐसे में तो आप कैसे अपोज कर सकते हैं? आपके अगर कोई कंसर्न है तो वो फेडरल गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताइए और वो उसके ऊपर ऑपरेशन तो होना चाहिए। सजाद मीर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, प्लीज़ कंक्लूड कीजिएगा। अगर ऑपरेशन होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत होती है, ख़ासतौर पे केपी हुकूमत की तरफ से मुखालफत होती है, तो फिर क्या लाहे अमल हो सकता है वफाकी हुकूमत का, और क्या होना चाहिए लाहे अमल केपी गवर्नमेंट का? देखिए, एपेक्स कमेटी में बैठ के हैं आज वजीर आला भी, फौज के साथ, कोर कमांडर के साथ भी कोई मुखालफत उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की हम तवक्को करते हैं। अच्छा। और अगर होगी तो वो मिलजुल कर ही होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप फिक्र नहीं करें, ऑपरेशन अगर होगा तो सब चीजों को तय कर दिया गया होगा और किस तरह होना है, कैसे होना है, क्यों कर होना है और क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है और क्यों कर होगा। और अगर अब फैसल वापडा तक ने कह दिया है, उसका मतलब है कि बात अपने अंत तक पहुंच चुकी है। फैसल वापडा तो 28वीं तरमीम का भी जिक्र कर रहे हैं मीर साहब। इस चीज का ही 28वीं तरमीम का। हाँ, 28वीं तरमीम जो है, देखिए जब 27 तरमीमें आ जाती हैं तो 28वें को आना होता है। सही। किसी वक्त भी कोई भी किसी वक्त भी आ सकती है और क्या आनी ये किसी को नहीं पता। अच्छा, हर जो तरमीम आनी है, जो आ सकती है, पॉसिबल हो सकती है, उसको हम 28वीं तरमीम कह रहे हैं। सही। तरमीम तो आएगी, तरमीम में तो अभी आने का। इसी पे मोहसिन बेग साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं 28वीं तरमीम के हवाले से। बेग साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, उस पे मेरे ख्याल में डिस्कशंस जो इनके रूलिंग कोलिशन में पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट में जितनी जमातें हैं, उनसे मुशावरत तो इनकी चल रही है। उसमें कुछ चीजें डिबेटेबल हैं, कुछ पे एग्री हैं। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। सबको ऑन बोर्ड करके ही अगर आपने अब तरमीम लानी है तो सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि 29वीं तरमीम की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब और सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब हम सोलर पैनल सार्फिन की बात करेंगे जिनके लिए बुरी खबर सामने आई है। वो बुरी खबर क्या है, हुकूमत क्या प्लान कर रही है और सोलर सार्फिन क्यों परेशान है, ये सब हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर ये आई है कि नेट बिलिंग का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, रेट भी कम कर दिया गया है। नेशनल ग्रिड को बेची गई बिजली के फ़ी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई है। ये जो नया निज़ाम है ये है क्या, आसान लफ्ज़ों में इसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इस पे बात करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे पास सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हसनात खान साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, सोलर सार्फिन के लिए तो बुरी खबर है ही है, लेकिन जो सोलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनके लिए ये खबर कितनी शॉकिंग है, क्या नुकसान होगा इससे। हसनात खान साहब, ये जो खबर आपको मिली, जो हुकूमत की तरफ से नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, इस खबर को आपने किस तरह से लिया? कितनी बुरी खबर है ये सोलर सार्फिन के लिए? कितना डिस्करेज होंगे लोग इससे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके इन्विटेशन का और इस मेन पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए, पीएसए जो सोलर एसोसिएशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। मैं बताता चलूँ कि जो ये चेंज है नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जो लेके जाया जा रहा है, ये कोई नया चेंज नहीं है। ये अटेम्प्ट्स जो की जा रही हैं पावर डिवीजन की तरफ से, नेपरा की तरफ से, ये पिछले 2 साल 3 साल से की जा रही हैं। लेकिन इसको, क्योंकि अभी तक इसको सोल्यूशन इसका इसलिए नहीं निकल पा रहा, और क्योंकि जो आप सोल्यूशंस निकाल रहे हैं वो गलत सोल्यूशंस निकाल रहे हैं पावर डिवीजन। अभी भी जो ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है वो ये होगा कि लोग डिस्करेज तो होंगे। जो नए कंज्यूमर्स हैं उनका तो बिल्कुल आपने जैसे आपको आइडिया है कि 10 रुपए का रेट है, वो 10 रुपए के रेट के साथ जो है बायबैक रेट के साथ वो क्यों एक नेट मीटरिंग या नेट मीटरिंग करवाएंगे, क्यों वो ग्रीन मीटर की तरफ जाएंगे ही नहीं, वो उसको ऑफ रेट पे ले जाएंगे, वो बैटरीज रखेंगे सारे। तो अभी जो इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो है आप देखेंगे, इन करीब जो आप देखेंगे कि जो बैटरी रश है वो आपको यहाँ पे देखेगा।
जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो भी सारे बैटरी बेस की तरफ जा रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो आप सोलर सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होगा कि वो एक्सपोर्ट करने की बजाय टू डिस्को या टू लेस्को आइस्को किसी को भी, वो उसको स्टोर कर लेगा बैटरी बैंक के अंदर अपने। और जो रात के जो पीक आवर्स होते हैं, जिस टाइम उसका सोलर बंद हो जाता है, उस टाइम वो यूनिट्स जो है वो अपने बैटरी से वापस ले लेगा। तो इस तरह जो बैटरी बैंक्स हैं वो सब लगाना शुरू कर देंगे और ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। जो कि ये जो आपने बताया बैटरी बैंक का, क्या इस पे भी कोई पॉलिसी आ सकती है अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं सारे सार्फिन? तो देखिए, पाकिस्तान का पावर डिवीजन का तो कुछ पता नहीं है। अभी भी जो पॉलिसी आ रही है वो कुछ देखा नहीं जा रहा क्यों आ रही है। अभी भी जैसे आप सुन रही होंगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव ले लिया है और वो मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको रिलीफ मिले कम से कम, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं 5 और 7 साल के, जो कि नेपरा ने एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं। वो अपने एग्रीमेंट्स की मुद्दत जो है वो पूरी करने के बाद नए एग्रीमेंट्स के अंदर आएंगे। तो उनको तो शायद छेड़ा ना जाए, लेकिन जो बैटरी की तरफ सारे जा रहे हैं, एक दफा बैटरी लग जाएगी तो हो सकता है कोई आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। अगर आप उसको नेटवर्क से बाहर तो चला जाएगा बंदा, तो आप उसको टैक्सेशन कर सकते हैं। अवाम तो चाहेगी बैटरी लगा के ऑफ ग्रिड हो जाए और जो आपकी यूनिट्स हैं, जो आपके वापडा के यूनिट्स हैं, उनसे छुटकारा हासिल करें। तो उसके बाद फिर आप उनको नेटवर्क में लिंक लेके आ सकते हैं। तो ये हम समझाना चाह रहे थे काफी देर से, और अभी भी पावर डिवीजन को, कि अगर बैटरी लोग खुद लगाना शुरू कर देते हैं और बैटरी बेस्ट लगाते हैं, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरीज हैं, अगर वो लगाते हैं तो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। वो ज्यादा खतरनाक है डिस्पोज के लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हसनात साहब, आपने ना सही सॉल्यूशंस की तरफ इशारा किया, मैं आपसे वो सॉल्यूशंस जानना चाहूंगी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्होंने ये खबर कल ब्रेक की थी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है, इस निज़ाम को जो सोलर सार्फिन हैं वो किस तरह से देख रहे हैं और कितना डिस्करेज हो रहे हैं वो लोग जो लगवाना चाह रहे हैं, बताइएगा ज़रा। जी, जिस तरह से ये सोलर नेट मीटरिंग की जो बात की जा रही है, और आज उसके ऊपर असम्बली हाल में भी काफ़ी जो डिबेट है वो हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज भी किया। असल में ये गठजोड़ है नेपरा का और वजारत तवानाई का, ठीक है। और ये सार्फिन के ऊपर बुनियादी तौर पे बोझ डाला गया है उन तमाम सार्फिन के ऊपर जो सोलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब ये एक इस तरह की हम बात कर लें कि शायद इसलिए किया गया कि 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली इधर से सिस्टम में आनी शुरू हो गई, और इनके पास सरप्लस बिजली है पावर डिवीजन के पास, और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पावर डिवीजन को कैपेसिटी पेमेंट्स में, दीगर पेमेंट्स में आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने नई पॉलिसी जो है वो लानी शुरू की। ऐसा ऐसा मीडिया को खबरें फीड की कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन 5 से 7 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों से हुए हैं उनको ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अदालतें हैं, किसी न किसी जगह से किसी न किसी शख्स को रिलीफ मिलेगा उसको। इसी तरह से फिर ये जो इसी के ऊपर भी कोई हुक्म इम्तनाई आ सकता है। तो इसी से बचने के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक नोटिस लिया है। अगर नोटिस जो बातें उसमें लिखी गई हैं उसमें कतन ये नहीं कहा गया कि सोलर पॉलिसी जो है उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। वहाँ ये कहा गया कि एग्जिस्टिंग सार्फिन जो हैं उनको हम जो है वो देखेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाए, नेप में अपील दायर की जाए। जब नेपरा को सारी वर्किंग करके दी गई है वजारत तवानाई की जानिब से, तो फिर अपील कौन सी होगी? आपस में ही, यानी कि अथॉरिटी भी जो है उसके डिसीजंस कुछ इस तरह के नहीं है कि वो को सार्फ करता, हालांकि उसका नाम नेपरा। अब से पहले हसनात साहब बात कर रहे थे कि ये भी लोगों के पास सोल्यूशन है कि वो ग्रीन मीटर ना लगवाएं, और मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि वो बैटरी की तरफ चले जाएं और एक बैटरी रश क्रिएट हो जाए। अगर सार्फिन जो है वो ग्रीन मीटर्स नहीं लगाते तो हुकूमत को कितना नुकसान होगा, बैटरीज की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या उस पर भी कोई पॉलिसी आ सकती है? देखिए, पॉलिसी उसके ऊपर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बैटरी होगी, लिथियम बैटरीज हैं, पहले ही बहुत महंगी हैं, ये उसको उसके ऊपर फर्दर वैल्यू एडेड टैक्स लगा देंगे, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, उसके ऊपर कुछ और जो चीज़ें हैं इसको की जा सकती हैं। लेकिन ये हल जो है गवर्नमेंट को अगर इस तरह जाते हैं तो सार्फ जो है वो ग्रिड से निकल जाएगा। ये मैं आपको 100% बात कर रहा हूँ। सार्फ जो है वो दिन में फिर अपनी
बिजली अपनी खुद चला लेगा। रात को वो कोशिश करेगा कि जो लिथियम बैटरियां लगाएं वो एक आध एसी चला के गुजारा करें, क्योंकि जो बिजली के नर्ख पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें ना तो आप कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पूरी कर सकते हैं। घरेलू सारफ तो वैसे ही मरा हुआ है, वो तो उसकी तो हालत ही कोई नहीं है कि बिजली के बिल कैसे जमा कराएगा गर्मियों में। और अगर ये कह रहे हैं कि डिक्रीज हो गई है इनकी जो लोगों की यूटिलिटी है, उन्होंने लोगों ने कम इस्तेमाल बिजली शुरू कर दी है, उसकी वजूहत यही है। हर घर में ये मसला रोज डिस्कस होता है और गर्मी में आप देखेंगे लोग प्रेफर करेंगे कि थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लें, जब सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, वैसे तो हमारा डायलेमा है कि कोई भी हम नया सिस्टम लेके आते हैं तो हमारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं होता। जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो क्या जब पॉलिसी बनाई जा रही थी तो ये सारी चीजें मद्देनजर नहीं रखी गई थी? और अगर ये बैटरी सिस्टम की हम बात करें, अगर ऐसा होता है तो फिर जो आम सार्फिन है उन पे किस कदर बोझ मजीद बढ़ सकता है ग्रिड से अगर ये बाहर आ जाते हैं तो? हसनात साहब। जी बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह आप कह रही हैं कि जो अगर आम आदमी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब ग्रिड से बाहर आ जाएंगे तो आम आदमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो डिस्को है उसको इफेक्ट पड़ेगा। जो अभी जिस तरह आपको पता है जो नेट मीटरिंग है या जो भी सोलर सार्फिन है वो शाम के टाइम जो है वो गवर्नमेंट से बिजली लेते हैं, सुबह के टाइम जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और शाम के टाइम वापस नेटवर्क में आते हैं। उस नेटवर्क को किसी तरह चेंज करने के लिए जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं जिस तरह ऑफ पीक और पीक यूनिट्स हैं। जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ यही दो स्लैब्स हैं, पीक एंड ऑफ पीक। हमने बारह बताया है कि इसमें स्लैब्स को इंक्रीज किया जाए जो कि ऑफ पीक हो, पीक हो, सुपर पीक हो, इस तरह की कोई 3-4 स्लैब्स बनाई जाएं। और उन स्लैब्स के अंदर जो है वो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स लेके आ सकते हैं कि इस टाइम पे आप बैटरी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बैटरी को बिल्कुल आप प्रपोज करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि लोग बैटरी लगाएं ताकि स्टेबिलिटी आए आपके सिस्टम के अंदर, जो कि नेटवर्क के इश्यूज हैं। पर उस इशू को सॉल्व करने का जो ये तरीका है वो गलत है। उस इशू को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ये है कि आप जो स्टेबिलिटी इश्यूज हैं उनको बयान करें, उनको डिस्कस करें, उनको उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट लेकर आए। उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट के जो आपको एक फिक्स चार्जेस पड़ते हैं वो आप बिल्कुल कंज्यूमर्स दें उस चीज के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से ये सब क्लाइंट्स चले जाएंगे तो फिर पीछे नेटवर्क के पास कुछ नहीं रह जाएगा। और जो आईपीपीज के आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, द इशू आईपीपीज के चार्जेस का ही है जो पूरे करना मुश्किल हो गया इस टाइम गवर्नमेंट के साथ। लेकिन वो आम आदमी ने तो नहीं एग्रीमेंट्स किए थे, वो जिसने एग्रीमेंट्स किए थे वो तो उनको पूरे करने चाहिए। क्या गवर्नमेंट ग्रीन मीटर्स कंपल्सरी कर सकती है? नहीं, ग्रीन मीटर तो कंपलसरी नहीं कर सकती, वो तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन अभी एएमआर मीटर लगे हुए हैं, वो स्मार्ट मीटर्स हैं, तो उसके बाद वो ग्रीन मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी ग्रीन है, वो ऑलरेडी बाई डायरेक्शनल मीटर्स हैं वो सारे। ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो सोलर सार्फिन हैं वो क्या राय रखते हैं, ये जो अब नया जो बिलिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया गया है वो क्या समझते हैं? क्योंकि पहले हुकूमत ने ही इनकरेज किया था कि सोलर सिस्टम लगाया जाए। हमने देखा कि मुतवसत तबके के लोग भी अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने जमा करके सोलर सिस्टम लगाए, और अब ये जो तब्दीली हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये तब्दीली जो है ये होती रहेगी, ये बिल्कुल अब फाइनल नहीं है, तो क्या वो राय रखते हैं? देखिए, आज सार्फिन से जो हमारी बात हुई थी इस्लामाबाद में, और उनका ये कहना था कि इस तरह का ये जुल्म है, ये जुल्म जो है उनके ऊपर ना किया जाए। बहुत सारे लोगों ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हमने बैंकों से कर्जे लेके जो है वो ये लगाए हुए हैं, कुछ कंपनीज जो हैं उनको फाइनेंस करवाया हुआ है उनसे, तो उनको पैसे वापस करने हैं। और वो यही था कि कम से कम साल 2 साल चलेंगे तो उसमें से कुछ 80% 60% उनका कर्जा भी उतर जाएगा और बिल भी नॉमिनल होंगे और उसमें उनकी गुजारिश जो है वो गुजारा चल जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि अब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, और आजकल तो बिजली की खपत इतनी ज़्यादा नहीं है। आने वाले चंद हफ्तों के बाद, शायद रमज़ान के फौरी बाद गर्मी जो है उसका स्पेल आ जाएगा, तो उस वक्त जो ये सोलर सार्फिन है उनको ज़्यादा इस बात का जो है वो एहसास भी हो जाएगा और नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये बात की गई है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें अभी भी ये कहा गया है कि जो पुराने सार्फिन हैं जिनके साथ 7 ईयर्स एग्रीमेंट्स हैं उनको हम 27 रुपीज़ पर यूनिट उनसे ले लेंगे, और दीगर के साथ जो है। लेकिन वो मैंने जिस तरह कहा कि उनके पास ऑप्शंस हैं, एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज ही होता है, और हमेशा उसके में राह निकलती है कि आप अगर कोई एक पार्टी जो है ब्रीच करती है तो आप उसके ऊपर डैमेजेस के लिए, और बहुत सारे केसेस इनके ऊपर हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी की जब बात है, हमारी ब्यूरोक्रेसी हमेशा वो पॉलिसी बनाती है विद इन 2-3-5 ईयर वो पॉलिसी बैकफायर करती है, वो पिट जाती है, जिसमें सरमायादार
जिसमें इन्वेस्टर, जिसमें एक्सपोर्टर और आम पब्लिक, उनको इंतहाई ज़्यादा नुकसान होता है। और वो बेचारे अपने इंश्योरेंस उनको नुकसान सबको। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको सीएनजी सेक्टर की देता हूं कि 2001-2 में हम देख रहे थे कि हर जगह सीएनजी जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वजारत माहौलियात जो है वो हर रोज़ ये बात कर रही है कि हम जी ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, हमने ये कर लेना। बड़ा उस वक्त वो ये था शायद कि हम पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के सबसे साफ माहौल वाले ममालिक में लेके जा रहे हैं, और हर गली मोहल्ले में सीएनजी खुल गई। फिर ये हुआ कि हमारे पास गैस ही नहीं थी लोगों को देने के लिए। वही जो मैंने बात की कि जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो हम लोगों ने बेचा उसमें फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे होते, इफ एंड बट्स को हम देख रहे होते। कंक्लूडिंग रिमार्क हसनात साहब आपसे लेना चाहूंगी, हुकूमत की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए कि एक ही दफ़ा जो पॉलिसी में उन्होंने चेंज लेके आना है वो लेके आए, जिससे सोलर सारिफीन को भी फ़ायदा हो और जो आम आवाम है उन पर भी बोझ ना पड़े। हम ये रिकमेंड करेंगे कि हमने अवैस तकारी साहब से काफी रिक्वेस्ट की, एक दफा हम बैठे भी, हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ गया। हम जरूर समझते हैं, देखें मैं भी एक 15 साल से पावर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। आई नो द इश्यूज ऑफ ग्रिड स्टेशंस, आई नो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमें हर बंदे को इस चीज का आइडिया है। तो हम ये चाहेंगे कि एक दफा ही पॉलिसी आए। इस तरह बार बार पॉलिसी आती है और बार बार पीएम साहब इसके ऊपर नोटिस देते हैं और पॉलिसी वापस चली जाती है। इसका बैड इफेक्ट आता है। जिसने आज से 2 साल पहले बाद में भी सोलर लगाना था, वो कुछ चीज आज बेच के आज ही लगा देता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले साल हम 3 गीगावाट की बात कर रहे थे जो नेट मीटरिंग थी, और जब ये परसों जो मीटिंग हुई है नेपरा की, तो बता रहे थे 7 गीगावाट जो है वो नेट मीटर क्लाइंट है। ये 7 से 9 गीगावाट नेट मीटर क्लाइंट है। तो ये जो रश आता है नेट मीटरिंग के अंदर भी, वो भी इस पॉलिसी की वजह से आता है। एक तो पॉलिसी ठीक नहीं है और सही तरह लगाई नहीं जाती। इस दफा भी पॉलिसी थ्रू नेपरा लगाने की कोशिश की अथॉरिटी को, जो कोई कैबिनेट के साथ अप्रूव नहीं हुई थी। कैबिनेट को नहीं पता था, पीएम साहब को नहीं पता था, और नेपरा के थ्रू जो है पॉलिसी को इन्होंने इंटैक्ट करने की कोशिश की, जो कि मेरा ख्याल है वापस हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी एक ही दफ़ा पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे सोलर सारिफीन को भी फ़ायदा हो, आम आवाम पे भी बोझ ना पड़े। इसके लिए सबको मिल बैठ कर ये पॉलिसी बनानी होगी। बहुत शुक्रिया हसनात खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुलाम मुर्सा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।